तो दोस्तों इंडिया के द्वारा हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्टों के सक्सेसफुली डेवलपमेंट के बाद अब एक बहुत बड़ा आवश्यकता है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट। इवन हाल ही में इंडिया की तरफ से 56 C295 एयरक्राफ्टों को खरीदने का भी डील किया गया है, लेकिन ये जो डील है ये भविष्य के इंडिया के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इंडिया जैसे देश ज्यादा समय तक विदेशों से हथियारों को खरीद के उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है। ऐसे में इंडिया को अपने पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए अपना खुद का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट का भी आवश्यकताएं है। और दोस्तों इसलिए इंडिया को अब अन्य देशों के साथ ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद के ही प्रयास में नए एयरक्राफ्टों को भी डेवलप करना पड़ेगा। और ऐसे में सवाल ये भी है कि भारत के तरह साउथ कोरिया के द्वारा भी एक प्रयास चलाया जा रहा है, और क्या साउथ कोरिया के ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट है ये भारत के लिए कोई मददगार हो सकेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को साउथ कोरिया के द्वारा प्लान किया गया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बताऊंगा, और साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि भारत के लिए इस तरीके के एयरक्राफ्ट कितना उपयोगी हो सकेगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि भारत को फ्यूचर में किस तरीके के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों की आवश्यकताएं है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में भारत द्वारा 56 एयरबस C295 एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए एक डील किया गया है, जबकि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा जहां पे इंडियन एयरफोर्स के पुराने एवरो एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा, तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स के कई सारे अन्य एयरक्राफ्टों के भी रिप्लेसमेंट के समय आ चुका है, जिनमें सबसे पहले नाम तो एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों का है। जबकि इसके अलावा अगर इंडियन एयरफोर्स के हैवी लिफ्ट कैपेसिटी को देखा जाए तो उसके लिए इंडिया द्वारा जो इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी करीबन 80 के दशक का एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों आने वाले भविष्य में इंडिया को एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों के साथ साथ इल्यूजन IL-76 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि एंटोनोव AN-32 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के लिए तो भारत के सामने कई तरीके के ऑप्शन है, लेकिन इल्यूजन IL-76 जैसे एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट के लिए भारत के द्वारा किस तरीके के रास्ते को चुना जाएगा। दोस्तों अगर इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के क्लास को ही देखा जाए तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लगभग इसी क्लास के मतलब ऐसे वजन कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्टों का निर्माण का एक प्लान साउथ कोरिया की तरफ से भी आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों इसी साल के शुरुआत के समय में कोरिया के मिलिट्री इंडस्ट्री मतलब कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से एक कंप्यूटर जनरेटेड फोटो को पब्लिक के सामने लाया गया था, और ये जानकारी दिया गया था कि इस तरीके के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में कोरिया के द्वारा काम किया जाएगा, जो कि कोरिया के मिलिट्री के आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी उतारा जा सकता है। दोस्तों कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया था कि जिस एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर कोरिया काम करने में इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है वो असल में जापान के C2 और US के C-17 जैसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के कैटेगरी का होगा। मतलब दोस्तों ये एक मीडियम लिफ्ट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होगा। कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री के हवाला देते हुए कोरिया के मीडिया रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करने का बात कहा जा रहा है, ये 2 इंजन वाले मिड साइज का एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो ट्रूप्स और कार्गो के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेशन को भी सपोर्ट करने में इस्तेमाल हो सकेगा। साथ ही साथ कोरिया की तरफ से ये भी प्लान किया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को ऐसे डिजाइन किया जाए कि ये छोटे आकार के सैटेलाइट कैरिंग रॉकेटों को भी स्पेस में लॉन्च करने में मदद कर सके। फिलहाल अगर कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री के इतिहास को देखा जाए तो अब तक ना ही इस कंपनी के द्वारा कोई विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर काम किया गया है, और ना ही अपने खुद के बलबूते पे ऐसे किसी एयरक्राफ्टों का निर्माण किया गया है। और ऐसे में कोरियाई एरोस्पेस इंडस्ट्री की तरफ से जिस तरीके के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है इसे काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट के रूप में भी देखा जा रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों कोरिया की तरफ से खाली ऐसे प्रोजेक्टों को लेके संकल्प ही नहीं किया गया, बल्कि कोरिया इसके ऊपर काम भी शुरू कर चुका है। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि कोरिया के द्वारा टोटल प्रोजेक्ट में $2.7 बिलियन इन्वेस्ट करने का इरादा भी बनाया गया है, और कोरिया इसे यथासंभव 7 साल के अंदर संपूर्ण करना चाहता है। दोस्तों इसमें अगर कोरिया को सक्सेस मिलता है तो ये कोरिया के एरोस्पेस इंडस्ट्री को दुनिया के लीडिंग एरोस्पेस इंडस्ट्रियों के कंपनियों के साथ खड़ा कर देगा। इससे पहले कोरिया की तरफ से अपने नया जनरेशन के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट का निर्माण करके दुनिया को यह भी दिखाया गया कि कोरिया फाइटर एयरक्राफ्टों को भी किस तरीके से निर्माण कर सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण फिलहाल कुछ गिने चुने देशों के द्वारा ही किया जाता है, जो कि कोरिया को एरोस्पेस सेक्टर में और भी महत्वपूर्ण देश बना पाएगा। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि कोरिया की तरफ से ऑलरेडी इस तरीके के एयरक्राफ्टों के निर्माण के लिए किस तरीके के प्लान के तहत आगे बढ़ाया जाएगा वो भी सोच लिया गया है। कोरिया एक ऐसे ट्रस्टेड वे को अपनाना चाहता है जिससे कोरिया को इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनाने में अधिक से अधिकतम वेस्टर्न कंट्रियों का मदद मिल सके। बताया जा रहा है कि कोरिया के द्वारा नो हाउ टेक्नोलॉजी को अपने देश में ही निर्माण किया जाएगा, जबकि एयरक्राफ्टों के जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होता है उसके लिए कोरिया के द्वारा वेस्टर्न कंपनियों के साथ समझौता किया जाएगा। और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजन को लेकर कोरिया ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चररों के साथ एक बड़े समझौते के तहत आगे बढ़ेगा, ताकि भविष्य में उसे इंजनों को लेकर कोई मुशक्कत का सामना करना ना पड़े। दोस्तों बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के लैंडिंग गियर से शुरू करके उसके एवियोनिक्स तक इक्विपमेंटों को कोरिया के द्वारा ही निर्माण करने का इरादा बनाया जा रहा है, जिसमें संभावित कुछ देशों की
तरफ से कोरिया को मदद भी हासिल हो सकता है। इवन दोस्तों अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट को देखा जाए तो मेरा मानना यह है कि कोरिया शायद ऐसे प्रोजेक्टों में अकेला आगे ना बढ़े। इवन कोरिया के नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को भी देखा जाए तो यहाँ पे भी कोरिया ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को अकेला आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के फेज में ही इंडोनेशिया के साथ एक ज्वाइंट वेंचर के ऊपर समझौता भी कर लिया। माना जा रहा है कि कोरिया की तरफ से ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को निर्माण करने से पहले भी ऐसे पार्टनरों का चयन किया जा सकता है। और दोस्तों जब भी पार्टनरों के चयन का बात आता है तो भारत का भी बात उठना लाजमी है, क्योंकि भारत को भी ऐसे ही एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है। और कोरिया और भारत के रिश्ते को अगर देखा जाए तो दोनों देशों के रिश्ते में कोई ऐसा इशू नहीं है जिसके वजह से दोनों देशों के ज्वाइंट वेंचर में किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत आए। इवन अगर देखा जाए तो कोरिया भारत के एक क्लोज तरीन एलाई भी है और भारत और कोरिया के बीच में कई सारे डिफेंस प्रोजेक्टों के ऊपर काम भी हो चुका है। और कोरिया भारत के साथ कई सारे डिफेंस प्रोजेक्टों को भी आगे बढ़ाना चाहता है, जैसे कि हेलीकॉप्टरों के प्रोजेक्ट और सबमरीन के प्रोजेक्ट। ऐसे में अगर कोरिया की तरफ से भारत को अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट में पार्टनर के रूप में शामिल करने का बात उठाया जाता है तो ये कोई चौंकाने वाला बात भी नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कई तरीके के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें फिलहाल हॉकर सिडली को रिप्लेस करने के लिए C295 को तो चुना गया है, लेकिन जल्द ही एंटोनॉव AN-32 जैसे एयरक्राफ्टों को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। पर अगर इंडियन एयरफोर्स के हैवी लिफ्ट कैपेसिटी को देखा जाए तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के पास करीबन 17 सोवियत यूनियन के जमाने में बने हुए इल्यूजन IL-76 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर है। इवन दोस्तों इन एयरक्राफ्टों के बेस पे बने हुए और भी कुछ एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें 6 इल्यूजन 78 एरियल रिफ्यूलर और करीबन 3 A-50 एवैक्स एयरक्राफ्ट भी शामिल है। मतलब दोस्तों अगर इल्यूजन 76 एयरक्राफ्टों के रिप्लेसमेंट को देखा जाए तो भारत को कम से कम इन सभी एयरक्राफ्टों को रिप्लेस करने के लिए 25 से 26 एयरक्राफ्टों का आवश्यकता पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर टैक्टिकल एयरलिफ्टर को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स में बोइंग C-17 जैसे एयरक्राफ्ट भी है, जो कि अमेरिका से खरीदा गया था। इवन इसके अलावा अमेरिकन C-130J सुपर हर्कुलिस जैसे एयरक्राफ्ट भी इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में है। पर दोस्तों C-17 एयरक्राफ्ट को लेकर मुश्किलें ये है कि फिलहाल अमेरिका इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन बंद कर चुका है। प्रोडक्शन बंद होने के बाद इंडिया के द्वारा खाली एक ही एयरक्राफ्ट अमेरिका से हासिल करना संभव हो पाया, जिसे बोइंग के द्वारा निर्माण किया गया सबसे आखिरी C-17 भी कहा जा सकता है। मतलब ये बात गलत नहीं है कि इंडिया को हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्टों का आवश्यकता भी आने वाले कुछ ही सालों के अंदर महसूस होना शुरू हो जाएगा। पर दोस्तों इसका कतई मतलब ये नहीं है कि भारत के सामने साउथ कोरिया के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखा जाए तो भारत के सामने ऑप्शनों का ढेर है, जिनमें यूक्रेन के AN-178 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में यूक्रेन की तरफ से AN-178 एयरक्राफ्टों का भी ऑफर भारत को किया गया है, लेकिन अब तक भारत की तरफ से इसे लेकर कोई भी इंटरेस्ट नहीं जताया गया। मतलब यूक्रेन के जो ऑफर है उसे लेकर भारत के द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों का भी निर्माण कर रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी को इंडिया के लिए 90 सीटर रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का परमिशन मिल चुका है। रिपोर्टों में बताया जाता है कि ये एयरक्राफ्ट काफी हद तक बॉम्बार्डियर Q400 एयरक्राफ्टों के जैसा होगा, पर अब तक ये क्लियर नहीं है कि ऐसे एयरक्राफ्टों में इंडिया के द्वारा क्या रैंप का इस्तेमाल किया जाएगा कि नहीं। मतलब अगर रैंप का इस्तेमाल नहीं होता है तो इन एयरक्राफ्टों को एक सर्वेलेंस रिकॉनेसेंस या फिर एवेक्स एयरक्राफ्ट के रूप में तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनका इस्तेमाल एक ट्रांसपोर्ट या फिर टैक्टिकल एयरलिफ्टर के रूप में नहीं किया जा सकेगा। पर अगर देखा जाए तो इसके अलावा दुनिया में कुछ ऐसे गिने चुने ही देश है जो ऐसे मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल एयरलिफ्टर एयरक्राफ्टों का निर्माण करता है, जिनमें एयरबस A400M जैसे एयरक्राफ्टों के साथ साथ जापान के मित्सुबिशी C2 जैसे एयरक्राफ्ट तक शामिल है। पर दोस्तों फिलहाल के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के द्वारा किसी देश से एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली परचेस करने के जगह में किसी देश के साथ ज्वाइंट वेंचर में एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का प्रस्ताव को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।